गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो नमा चैप्टर था, वो किरण प्रकाश की, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने प्रकाश की हिस्ट्री के बारे में जाना था, उसके बाद में प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा था हमने। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था जो समतल दर्पण है उसके गुणधर्म और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो कहने का मतलब अपने दर्पण चल रहे थे। दर्पण मैंने आपको बताया था, दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो लिंक को ज़रूर शेयर करें और बाकी अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और रही बात लाइक और सब्सक्राइब की, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छा लगे तो करना, अन्यथा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो आज का अपना टॉपिक है वो गोलीय दर्पण। वैसे मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में किरण आरेख बना के बताया था, आप उसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो, मैंने आपको इसका एक किरण आरेख बना के बताया था कि जैसे ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण, माना कि एम डैश। अब ये इसको मुख्य अक्ष मान लेते हैं, यहाँ इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसे समतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई ए बी वस्तु स्थित है। क्या स्थित है, कोई ए बी वस्तु यहाँ स्थित है, माना कि ये वस्तु है ए बी। अब इस ए बी वस्तु से, अब यहाँ परावर्तन के नियम लगाएंगे, तो ए बी वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण यदि अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत मतलब समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है, तो जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट आती है। ये मैंने आपको कल किरण आरेख बना के बताया था। तो अगर हम उसके ध्रुव पर आपतित कराएं, समतल दर्पण के ध्रुव पर, माना कि ये ध्रुव ओ है, तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जितने कोण पर आई उतने कोण पर चली गई, तो आई इक्वल आर हो गया परावर्तन के नियम से। तो ये मैं कल के टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कल पढ़ चुके हो। और जिसको विस्तृत पढ़ना हो कल की लेक्चर को देखें। तो क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड अभी मैंने प्राइवेट नहीं किया है, यहाँ से आगे प्राइवेट करूँगा। अभी तो क्या है कि शुरुआत में कुछ नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वो भी जो मैटर निकल चुका है उसको वीडियो में देख तो सकेगा, इसलिए मैं उनको प्राइवेट नहीं कर रहा। लेकिन 2-3 लेक्चर होने के बाद मैं इनको प्राइवेट करूँगा, क्लास होने के तुरंत बाद प्राइवेट करूँगा। तो ध्यान रखना, सभी बच्चे को ऑनलाइन आना पड़ेगा, जिसको पढ़ना है तो वो ऑनलाइन आना पड़ेगा 8 से 9। अब इसके बाद में देखो, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित हुई तो उसी पथ पर वापस लौट गई। वास्तव में देखा जाए तो ये कहीं नहीं मिल रही, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर ये आभासी रूप से यहाँ मिल रही हैं। तो जहाँ मिलेगी वहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। तो ए डैश बी डैश क्या प्राप्त हो गया, हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। जब हमने ये किरण आरेख बनाया है तो इससे स्पष्ट है कि बिंब की दूरी ओ बी बराबर क्या है, ओ बी डैश। बिंब की दूरी बराबर किसकी है, प्रतिबिंब की दूरी। बिंब की ऊंचाई बराबर किसकी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। आप शॉर्ट ऐसे याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा है। बिंब जितनी दूरी पर स्थित होता है प्रतिबिंब हमें उतनी दूरी पर प्राप्त होता है, और बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है बिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, जो एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस लिखा होता है वो पार्श्व परिवर्तित लिखा होता है। जो सामने आने वाली गाड़ी के सामने जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, रियर व्यू मिरर, गाड़ी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी के अंदर ड्राइवर के ऊपर एक समतल दर्पण लगा होता है, जिसमें से देखने पर वो हमें सीधा दिखाई देता है। तो वो जो वर्ड लिखे होते हैं, एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो पार्श्व परिवर्तित लिखा होता है गाड़ी पर सामने, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तित वो समझ सकते हो कि दाएं का बाएं, बाएं का दाएं वर्ड हो जाते हैं, उसको पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से मैंने समतल दर्पण द्वारा, और प्राप्त प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी होगा। तो इस प्रकार मैंने इसके कई गुणधर्मों को बताया था। अब इसको मैंने ये भी बताया था, नेक्स्ट किरण आरेख में बताऊंगा। तो दूसरा देखो समझ लो कि जैसे आप इस किरण आरेख को ऐसे ही बना सकते हो, जैसे समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु, माना कि यहाँ ये ध्रुव ओ है
यहाँ कोई वस्तु क्या मान लेते हैं, माना कि कोई वस्तु P रखी है, मुख्य अक्ष पर कोई सूक्ष्म वस्तु, एक छोटी सी वस्तु रख दी P। अब देखो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, परावर्तन के नियम से इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखो परावर्तित प्रकाश किरण क्या कहीं काट रही हैं, आपस में नहीं काट रही कहीं, लेकिन इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये आपस में काट जाएंगी। तो इनको पीछे बढ़ाने पर देखो, पीछे बढ़ाने पर ये आपस में काट गई, पी डैश क्या प्राप्त हो गया, हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो आप इस तरीके से भी किरण आरेख बना सकते हो। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का एक तो किरण आरेख ये हो गया और दूसरा किरण आरेख ये हो गया। आप इनका नामकरण भी कर सकते हो कि एम डैश समतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त प्रतिबिंब देखो मुख्य अक्ष पर है तो मुख्य अक्ष पर ही बनाए, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। जो वस्तु का साइज है वही प्रतिबिंब का साइज है और ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो हमें सीधा प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उससे संबंधित हम उसके गुणधर्म लिख सकते हैं। तो ये दोनों किरण आरेख हो गए। कल मैंने ये वाला बताया था, आप इसको भी न्यू एडिट कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, जो आपको इजी लगे वो बना लेना। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो रही कल की बात। और अब आज हम नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के टाइप पढ़ लेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं होंगी उनको आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कल का मैटर था जो कि आपको याद होना चाहिए। समतल दर्पण में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, प्राप्त प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु के बराबर और पार्श्व परिवर्तित। ये कुछ वर्ड याद रखनी है, पार्श्व परिवर्तित, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। हाँ ये भी याद रखना। हालांकि मैं आपको समतल दर्पण से संबंधित बहुत से पॉइंट पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं 11th-12th क्लास में, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। समतल दर्पण के बारे में कॉम्पिटिशन में चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो बहुत टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने x वेग से आ रही है, तो समतल दर्पण के अंदर जो वस्तु का वेग है वो उस वस्तु के सापेक्ष कितना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पता है कि एक वस्तु इधर से आ रही है, एक वस्तु इधर से आ रही है, भाई प्रतिबिंब तो उधर से आएगा, बिंब इधर से जाएगा, प्रतिबिंब उधर से आएगा। जितने वेग से बिंब जाएगा उतने वेग से प्रतिबिंब आएगा। तो जब दो ट्रेनें समान, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से, तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आती हैं तो आपने 10th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े होंगे ऐसे मैथ में कि एक ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति आवर से उत्तर की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उसका भी वेग दिया होगा 5-6 किलोमीटर जो भी है। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो उनके जब सापेक्ष वेग की बात की जाती है तो दोनों के वेगों को जोड़ते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ प्रतिबिंब की भी बात हो जाएगी। जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने x वेग से आ रही है तो सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो थोड़े से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो IIT नीट है उसमें तो इनका लेवल बहुत हाई होता है। तो मैं आपको उन जब न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये नहीं कहना है कि सर ये आपने ये थ्योरी में ये चीज़ नहीं कराई, क्योंकि मैं आपको भी ये जो मैटर करा रहा हूँ वो 12th का करा रहा हूँ। अगर उसके लिए करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, और बाकी इसी में एक साथ पढ़ेंगे तो मैटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा उसको कवर नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये बनती है कि पहले 12th को पढ़े ठीक से, तो उसके बाद में जब ये बेसिक हो जाता है तो उसको आगे समझ लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ न्यूमेरिकल कराऊंगा, उनके पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो वो आपको क्लास ज्वाइन करनी है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट आएगा जो कि मैंने नहीं पढ़ाया हो, जो मेरे नोट्स में नहीं हो, तो आप ये मत सोचना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है। और ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ। उसमें ये 12th तो एकदम बेसिक है, ये मान लो, उसमें एडवांस लेवल आता है, ठीक है। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब बेसिक हो जाएगा तो एडवांस बहुत जल्दी कवर कर जाओगे आप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा उनके IIT नीट के, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सर इनका लेवल तो बहुत हाई है। बहुत हाई है तो कोई बात नहीं, पहले बेसिक कर लो और वो कवर हो जाएगा, सब कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रह जाए। तो देखो गोलीय दर्पण, देखो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, गोलीय दर्पण क्या होता है कि हमारे पास कांच का खोखला गोला है। क्या है, कांच का खोखले गोले की बात कर रहा हूँ मैं। और उस कांच के खोखले गोले को काट दें हम कहीं से, क्या कर दें, काट दें। देखो यहाँ एक गोला यहाँ रख लेते हैं हम,
एक ये कांच का खोखला गोला है और एक ये भी कांच का खोखला गोला है। अब दो हमारे पास क्या हुए कांच के खोखले गोले, तो मैं तो एक ही की बात कर रहा हूँ, पर दो इसलिए लिए कि हम एक इसके आगे दो टाइप पढ़ेंगे, इसके उत्तल गोली दर्पण और अवतल गोली दर्पण, तो वो हम इन्हीं से काम चला लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। अब उस कांच के खोखले गोले को हम काट दें और काटने के बाद उसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे तो अंदर या बाहर, यदि हम परावर्तक पॉलिश कर दें, रजत पॉलिश कर दें, तो हमें जो प्राप्त दर्पण होगा वो होगा गोली दर्पण। देखो जैसे हमारे पास कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को काटने से, जैसे मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से, ये मैंने क्या कर दिया, काट दिया, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। ऐसे ही ये कांच का खोखला गोला है, तो इस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ये कटा हुआ भाग हो गया। ये दोनों कांच के खोखले गोले के क्या हो गए, कटे हुए भाग हो गए। अब कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे तो अंदर या बाहर, जिसके किसी एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए या कोई भी परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तब प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी परिभाषा कि इसकी तो मैंने बाहर पॉलिश कर दी है, इसकी कहाँ कर दी है, अंदर कर दी है, दोनों ही बातें होगी क्लियर। तो गोली दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे तो बाहर चाहे अंदर, जिसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश या रजत पॉलिश कर दी जाए, तब प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। क्लियर। अब गोली दर्पण के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, अवतल गोली दर्पण, कौन सा, अवतल गोली दर्पण। एक कौन सा होगा, उत्तल गोली दर्पण। क्या होगा, उत्तल गोलीय दर्पण। तो इसी में से मैंने दो बना लिए, इसलिए दो गोले लिए थे। समझ में आ गई बात। अब बात की जाए आपसे कि अवतल गोली दर्पण क्या है, उत्तल गोली दर्पण क्या है। तो जब हम अवतल गोली दर्पण को परिभाषित करेंगे तो हमें ये पता है कि ये किसका भाग है, गोली दर्पण का। तो गोली दर्पण का वह भाग भाई कैसे परिभाषित करेंगे कि गोली दर्पण का वह भाग जिसकी हुबरे हुए पृष्ठ पर, हुबरे हुए पृष्ठ पर, देखो ये उभरा हुआ है या नहीं है, परावर्तक पॉलिश या रजत पॉलिश कर दी जाए तथा दसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे, तो ऐसे गोली दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अवतल गोली दर्पण क्या है। देखो गोली दर्पण का वह भाग, दो भाग हैं, तो हम बात करेंगे गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए तथा अंदर का भाग या दसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे, तब ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल गोली दर्पण कहते हैं। अब बात करें उत्तल गोली दर्पण की, तो उत्तल गोली दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे कि गोली दर्पण का वह भाग जिसके दसे हुए भाग पर रजत पॉलिश या परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ परावर्तक का कार्य करता है, तब ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। उत्तल गोली दर्पण के लिए तो उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा, अवतल के लिए दसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वैसे इसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास का मामला है सब, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आगे बात कर लेते हैं गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं याद होनी चाहिए। गोली दर्पण क्या है, अवतल गोली दर्पण क्या है, उत्तल गोली दर्पण क्या है। तो थोड़ी सी स्टाइल से याद रखो, स्टाइल से कैसे याद रखना है, कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसे कांच का खोखला गोला है, उसका कटा हुआ वह भाग जैसे किसी एक पृष्ठ पर, चाहे तो अंदर चाहे बाहर, किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दिया है, तब प्राप्त दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण। यदि
अंदर का भाग दसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य कर दे, उभरे हुए भाग पर रहित पॉलिश हो, तब ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे हम, अवतल गोलीय दर्पण। और जब उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, दसा हुआ भाग जिस पर रहित पॉलिश कर दिया है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं काम आएंगी जो कि आपने पढ़ी होंगी। हाँ, एक बच्चे ने कल कमेंट्स में पूछा था सब फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, तो वो मैं अब परिभाषित कर दूंगा, क्योंकि वो जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी को परिभाषित करना है। जैसे ध्रुव क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, द्वारक क्या है, वो इन सारी परिभाषाओं को हम पढ़ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से, हालांकि आपको 10th क्लास का मैटर आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई 12th होती है क्या। तो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो पार्टी आप समझते हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी क्या है, 2 ही दिन तो क्लास हुई है, अभी धीरे धीरे डेरिवेशन आएंगे, अभी ऑप्टिक्स आएगी, अपना रूप दिखाएगी ऑप्टिक्स भी। ये तो अभी क्या है कि बेसिक चीज़ें ये चल रही हैं कि थोड़ा सा 10th में गए आप भूल गए हो तो उसको रिपीट कर लें, तो बहुत सारा मैटर चल रहा है। अभी ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस आएंगे। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, नंबर 1 सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ध्रुव की, कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका ध्रुव क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, ध्रुव। जैसे हमारे पास गोलीय दर्पण है, क्या है, माना कि मैं अवतल गोलीय दर्पण ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक अवतल गोलीय दर्पण है। अब हम जब ध्रुव की बात करें, ध्रुव की बात करेंगे तो ये कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है या नहीं है भाई, सॉरी परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, पी, पोल ध्रुव कहेंगे। पी से व्यक्त कर लो या ओ से व्यक्त कर लो, किसी से भी कर लो। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इजी परिभाषा है, आपको इसमें भी क्या है, तो शुरुआत तो ऐसी होती है। नंबर 2 ध्रुव हो गया अपना। अब बात कर लेते हैं हम फोकस बिंदु की या वक्रता केंद्र की। चलो क्या पढ़ें, वक्रता केंद्र पढ़ लेते हैं। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या है, इसको फिर नीचे बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई अवतल गोलीय दर्पण है, क्या है, अवतल गोलीय दर्पण। इसे अवतल गोलीय दर्पण, देखो वक्रता केंद्र क्या है कि जो गोलीय दर्पण है वह जिस गोले का भाग है, भाई हमने अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे किया था, कांच के खोखले गोले को काट करके, और उसी में से हमने 2 प्रकार के दर्पण बना लिए, अवतल और उत्तल। तो जब हमने इसको एक कांच के खोखले गोले से बनाया है, तो उस कांच के खोखले गोले का कोई केंद्र तो होगा, उस कांच के खोखले गोले का जिससे हमने गोलीय दर्पण का निर्माण किया है उसका केंद्र तो होगा, उसी केंद्र को कहेंगे हम वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को परिभाषित कैसे करेंगे, देखो कि इसको हम गोला बना सकते हैं डैश डैश करके। भाई गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र। तो ये जो गोला है इसका ही तो कटा हुआ भाग था, ये इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, इसके लिए इस गोलीय दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वक्रता केंद्र को कैसे व्यक्त कर लेंगे, सी से, ध्रुव को पी से।
तो ध्रुव की परिभाषा समझ में आ गई, वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ में आ गई। ध्रुव क्या है? जो भी परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब बात करें हम किसकी? वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या है कि जो गोलीय दर्पण है वो जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमारी 2 डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। देखो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। भाई वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये आप ये कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया? तो वैसे इजी तो यही है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा क्या आप ये कह सकते हो मध्य की दूरी, क्योंकि रेखा कहती है तो रेखा की परिभाषा क्या होती है? आप ज़्यादा डीपली जाओगे तो कि अनंत शारीरिक बिंदुओं का समूह होती है रेखा। तो यहाँ जबकि ये क्या है? लिमिटेड हो गई वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी। तो आप ये या तो ये कहोगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या आप ये कहोगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो रेखाखंड है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला रेखाखंड वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो या तो रेखाखंड कहना है या बीच की दूरी कहनी है। रेखा शब्द कह दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा? मुख्य अक्ष बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि मुख्य अक्ष में और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में फिर क्या अंतर हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या तो क्या होती है? सी व पी के को मिलाने वाला रेखाखंड वक्रता त्रिज्या, और मिलाने वाली सी व पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। परिभाषा में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब हमने रेखा शब्द लगा दिया तो अनंत शारीरिक बिंदुओं का समूह हो गया। जिस अनंत शारीरिक बिंदुओं का जो समूह है उस पर सी व पी बिंदु विद्यमान है। तो मैंने ये कहा है कि सी व पी को मिलाने वाली रेखा, अर्थात रेखा तो ये होगी कि अनंत शारीरिक बिंदु ऐसे सीधे सीधे चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये मुख्य अक्ष। तो यहाँ मुख्य अक्ष को भी परिभाषित कर लिया हमने। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, रेखाखंड या मध्य की दूरी कहती है वक्रता त्रिज्या है, और रेखाखंड की जगह शब्द आपने रेखा लगा दिया तो वहाँ मुख्य अक्ष बनेगा। अंतर तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने रेखाखंड रेखा की परिभाषा तो पढ़ी होगी। रेखाखंड क्या होता है? परिमित शारीरिक बिंदुओं का समुच्चय रेखाखंड होता है, और परिमित शारीरिक बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाती है कि नहीं? तो अपरिमित मतलब एक काल्पनिक रेखा होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो इधर भी अनंत की ओर जाएगी और उधर भी अनंत की ओर जाएगी। तो अनंत की ओर जाएगी तो वो एक रेखा होगी कि नहीं होगी? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ध्रुव हो गया हमारा, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया। अब फोकस दूरी की बात कर लेते हैं और फोकस बिंदु की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 5वां, फोकस बिंदु। तो आप सभी को पता है फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ भी आपतित करा दो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? फोकस बिंदु। जब लेंस पढ़ाऊंगा वहाँ 2 प्रकार के फोकस होंगे, मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है, तो वहाँ लेंस वाला मैटर अलग है, लेंस आएंगे जब पढ़ेंगे। तो यहाँ ये फोकस बिंदु हो गया क्योंकि यहाँ सिंगल ही फोकस बिंदु है, और 2 होंगे तो वो लेंस में बात करेंगे, वहाँ डबल हो जाते हैं मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु क्या है बताओ?
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया, एफ फोकस बिंदु हो गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, फोकस दूरी की। फोकस दूरी, तो देखो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है। फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी, अरे आप भी देख सकते हो, फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। या आप ये कह सकते हो फोकस बिंदु तथा ध्रुव दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, फोकस बिंदु व ध्रुव को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं। तो आप कैसे ही परिभाषित कर लेना, फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य की दूरी या फोकस बिंदु व ध्रुव को मिलाने वाला रेखाखंड फोकस दूरी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं 7वां पॉइंट, द्वारक। द्वारक अपने देसी भाषा में बात करें, द्वार, दरवाज़ा, देरी कहते हैं ना, तो वही ऐसे ही हाँ थोड़ा सा अलग है, वो अपनी देसी लैंग्वेज है। कहते हैं ना देसी देसी, हमें देसी लेकिन हर देश में छाए हैं हम, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ द्वारक, द्वारक मतलब द्वार, दरवाज़ा। तो यहाँ लेंस जो दर्पण है, लेंस नहीं दर्पण है, तो वहाँ उसका द्वार दरवाजे का क्या मतलब है, तो इस गोली दर्पण के द्वार दरवाजे का क्या मतलब है, द्वारक। द्वारक समझ लो कि जैसे ये ए बी अवतल गोली दर्पण है, ए बी क्या है, अवतल गोलीय दर्पण। तो इसके ए और बी भाग को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सॉरी ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड या ए और बी के मध्य की दूरी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। ये तो हमने चित्र में देख लिया, ए और बी के मध्य की दूरी परिभाषित कैसे करनी है कि हमें पता है मुख्य अक्ष कैसा है, लंबवत। मुख्य अक्ष कैसा है, लंबवत। तो परिभाषित कैसे करना है द्वारक को कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड। रेखा नहीं कहनी है क्योंकि वही बात आ जाती है, क्योंकि रेखा तो अपरिमित हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारक कहलाता है, या मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के दोनों सिरों के मध्य की दूरी द्वारक कहलाती है। क्लियर। तो ये आपका द्वारक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8वां पॉइंट। वैसे इतने ही बहुत हैं आपके लिए। देखो एक तो होती है उपाक्षीय किरणें, एक होती है सीमांत किरणें। कौन सी किरणें, उपाक्षीय किरणें, एक होती है सीमांत किरणें। सीमांत किरणें, देखो उपाक्षीय और सीमांत और समझ लो क्या होता है ये शब्द से भी पता चल रहा है, उपाक्षीय और सीमांत। उपाक्षीय दीर्घ संधि उपधन अच्छी है, उप प्लस अच्छी है, तो उप अच्छी है। जैसे एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर जाता है। तो यहाँ उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणों का मतलब ये है कि अक्ष के जस्ट समीपवर्ती किरणें, मुख्य अक्ष के ठीक समीपवर्ती किरणें कौन सी होंगी, उपाक्षीय किरणें। इसका मतलब ये हो गया, ये तो मुख्य अक्ष है, इसके ठीक समीपवर्ती किरण बिल्कुल इससे बिल्कुल पड़ोस में जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, इससे टकराने के बाद वो तो फोकस बिंदु से गुजरेंगी इस प्रकार से। तो मुख्य अक्ष के ठीक समीपवर्ती किरणें क्या कहलाती हैं, उपाक्षीय किरणें। अब बात आती है सीमांत किरणें, सीमा के अंत वाली किरणें। भाई सीमा वाली किरणें, सीमा का मतलब प्रकाश किरणें यहाँ आपतित हो, जो हमने गोलीय दर्पण लिया है उसके सिरों पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें। गोलीय दर्पण के सिरों पर, सिरे समझ रहे हो ना, दोनों कोने, तो गोलीय दर्पण के दोनों सिरों पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें। तो यहाँ जो सीमा के अंत मतलब जो गोलीय दर्पण है उसके अंत एंड पॉइंट पर, तो यहाँ अंत में क्या जो किरणें आपतित हो रही हैं उनको क्या कहेंगे हम, सीमांत किरणें। अक्ष के जस्ट समीपवर्ती किरणें उपाक्षीय किरणें, और दोनों सिरों पर आपतित होने वाली किरणें सीमांत किरणें।
तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी समझ में आई होंगी, है भी कुछ नहीं इनमें। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ स्पीड में, देखो समझ लो। आप भी साथ ही साथ पढ़ते चलें, साथ ही साथ याद करते चलें, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या है। मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात आती है फोकस दूरी, फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं या आपस में काटती हैं या मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी है। द्वारक क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली, दोनों सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड या दोनों सिरों को मिला, जो रेखाखंड मिला रहा है वो उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। उपाक्षी किरणें, मुख्य अक्ष के समीपवर्ती किरणें उपाक्षी किरणें होती हैं, और सीमांत किरणें जो गोलीय दर्पण उसके सिरों पर आपतित होने वाली किरणें क्या होती हैं? सीमांत किरणें होती हैं। इस प्रकार से आपकी सभी डेफिनेशंस हो गई, और कोई बची हो तो मुझे बताना कमेंट में जरूर। अब नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। अब पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। वैसे आपने ये नियम 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको बड़े ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ईजी मामला चल रहा है, और वैसे देखा जाए तो फिजिक्स ईजी है। हाँ, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था, सर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही। तो बेटा ये यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी है ना, तो उसको क्या करना है आपको, वैसे आप एक्सपर्ट हो तो आपको क्या करना है, वो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। जैसे 720 पिक्सल में या 1080 में, वैसे मैं 720 में डालता हूँ हाईएस्ट। तो जैसे मैं अपनी जो यूट्यूब में मैंने जो सेट कर रखी है लिमिट, वो 720 कर रखी है, तो 720 पर ही मेरी वीडियो जाएगी हाईएस्ट, और बाकी आप सेट कर लिया करो हमें कितने पर देखनी है, तो वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। बाकी जिसको ऐसा लग रहा हो कि क्वालिटी डाउन आ रही है तो वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो। तो बाकी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, वैसे तो हो आप, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई शक वाली बात भी नहीं है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका पढ़ने में दिमाग कम काम करता है और ऐसी फील्डों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेचारे हैं जिनके हाथ अभी फ़ोन लगाए, तो वो जान लें कि क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो यूट्यूब पर। वहाँ ऑप्शन मिल जाता है क्वालिटी वाला, और 144 सबसे लोवेस्ट होती है, और जब जैसे आप क्वालिटी को क्लिक करोगे तो वहाँ 720 1080 ऐसे होती है, तो वहाँ तक आप कर सकते हो। और बाकी अगर किसी के में ये भी ऑप्शन आता है कि क्वालिटी पर आपने क्लिक किया तो हम 3-4 ऑप्शन आएंगे, नीचे एडवांस मिलेगा, तो उस एडवांस को क्लिक करके फिर वहाँ से करना पड़ेगा। तो अब एक एडवांस वाला ऑप्शन आने लग गया, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम, देखो समझ लो। पहला नियम क्या है? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित हो जाए तो वह परावर्तन के बाद जो फोकस बिंदु है उससे गुजर जाती है। जैसे मैं बात करूं अवतल दर्पण के लिए, तो यहाँ मैंने अवतल दर्पण ले लिया, और यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ उत्तल दर्पण ले लेते हैं। यहाँ तक दिख तो रहा है क्या? थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या ले लिया हमने, उत्तल दर्पण। अब देखो ये कौन सा है, अवतल है। तो जब कोई ये मुख्य अक्ष है,
वही अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। ये प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम है। हम यहाँ प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ये तो किसके लिए बात हो गई? अवतल दर्पण के लिए। अब बात करें उत्तल की, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन गुजरती हुई कहाँ से प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो पहला नियम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात क्या है? दूसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई गोली दर्पण पर यदि आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहले नियम का क्या है? जस्ट उल्टा है। मुख्य अक्ष के समांतर आई तब तो फोकस बिंदु से गुजर गई, यदि फोकस बिंदु से गुजरती हुई आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? अरे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस बिंदु से गुजर रही है और फोकस बिंदु से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो दोनों नियम आपको इस प्रकार से याद रखने। तो मैं यहाँ इसी चित्र में से एडजस्ट कर देता हूँ कि फोकस बिंदु से गुजरती हुई कोई प्रकाश किरण, हाँ पहले वाले का आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या? एक काम करो, ये पहला वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? इसी का उल्टा क्या करेंगे हम? फोकस बिंदु से गुजरती हुई, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश किरण जब गोली दर्पण पर आपतित होती है तो क्या हो जाती है? वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। देखो, फोकस बिंदु से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित मुख्य अक्ष के समांतर। यदि फोकस बिंदु के अनुदिश आ रही है, अनुदिश आने का मतलब ये किसके लिए लागू होगा? उत्तल दर्पण के लिए। यदि फोकस बिंदु के अनुदिश आ रही है तो देखो, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद क्या होगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? भाई यहाँ भी देखो सेम कंडीशन, ऐसा लग रहा था वो किससे गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से, तब वो किसके समांतर होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात याद तो रहेगी, साथ ही साथ याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट। इसका वक्रता केंद्र आपको पता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? बताओ, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या तो आपने पढ़ी होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या है कि फोकस बिंदु है, ये फोकस दूरी उसकी दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, और जो वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र को हम कहाँ रख लें? वक्रता केंद्र को हम कहाँ रख लें? इस फोकस बिंदु से जस्ट यहाँ दुगनी दूरी पर क्या रख लेते हैं हम? वक्रता केंद्र। इसके लिए भी हम यहाँ रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये क्या है? वक्रता केंद्र, और यहाँ इसका ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब देखो तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित हो जाए, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित हो जाए
वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर क्या हो जाए, आपतित हो जाए, तब परावर्तन के बाद, ये तो आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है, ये इसी पथ से वापस लौट जाएगी। अब यहाँ इसके लिए क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में गोली दर्पण पर आपतित होती है, तो उसी दिशा का मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसको ऐसे ले जाओ डैश डैश बना के, और इसी दिशा में यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तब परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जो उत्तल गोली दर्पण है उसके लिए कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो किसके अनुदिश आ रही है, देखो वक्रता केंद्र के अनुदिश, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट गई। अवतल गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब तो नेक्स्ट चौथे की बात कर लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। अब देखो चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब समझ लो, देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा नियम, यदि हम प्रकाश किरण को ध्रुव पर आपतित करा दें, जैसे ये ए बी दर्पण है, ये भी क्या है, ए बी दर्पण है। अब इस गोली दर्पण के यदि ध्रुव पर हम कोई प्रकाश किरण आपतित करा दें, इसके ध्रुव पर पी पर क्या आपतित करा दें, कोई प्रकाश किरण आपतित करा दें, तो वह जितने कोण पर आई है उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगी। आई इक्वल आर। आप कहोगे सर ये तो समतल दर्पण की कहानी है ना? तो ध्यान रखना कि जब कोई प्रकाश किरण को हम ध्रुव पर आपतित कराते हैं तब उसका जो मुख्य अक्ष होता है वो हबलम की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है ये? हबलम की भांति। कंडीशन क्या है? आप इसको चौथा नियम भी कह सकते हो। देखो चौथे नियम को दो प्रकार से लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तब मुख्य अक्ष हबलम की भांति व्यवहार करता है। कैसे लिख दो? या जब गोली दर्पण के ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। सेम सिस्टम यहाँ लागू होगा, सेम सिस्टम यहाँ लागू होगा। आई इक्वल आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बात करें, या इनको रिपीट करा दूं सभी को स्पीड में, एक बार स्पीड में रिपीट करा देता हूं कि पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश किरण जब गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रकाश किरण जब गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। चौथा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। ये आपके चारों नियम कंप्लीट हो गए। कुछ नहीं है इनमें, साथ ही साथ याद करते चलो, आपको बिल्कुल भी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे साथ ही साथ कंप्लीट करते चलो, और जिसको भी फिर भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ से आगे वीडियो प्राइवेट करूँगा, ये एक दो वीडियो तो अभी नहीं हो रही तो इनको रिपीट करके देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब देखो आगे हम इन नियमों के आधार पर, ये जो 4 नियम पढ़े हैं हमने, उनके आधार पर प्रतिबिंब निर्माण देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होगा और उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। तो हम आगे पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब निर्माण किसके द्वारा। सबसे पहले माना कि अवतल दर्पण ले लेते हैं, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो यहाँ आपके बहुत से कन्फ्यूजन दूर होंगे। जो कुछ 10th क्लास में आप कुछ जैसे कुछ धारणाएं लेके चले आ रहे हैं कि ये प्रतिबिंब निर्माण ऐसे होता है कि जैसे जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होता है, फोकस पे होता है। तो जिसको आप किरण आरेख को आप एक प्रकार से गलती कह सकते हैं, उसको गलती बनाते आए हैं कि उसमें आज करेक्शन कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी किरण आरेख बनाना है हमें, कोई भी
किरण आरेख बनाना है तो उसमें हमें इन नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करना है। तो ध्यान रखना, हमें यदि कोई किरण आरेख बनाना है कि वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, इसके लिए जब हमें किरण आरेख बनाना है तो उसके लिए हमें इन चारों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करना है। चारों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए हमें किरण आरेख बनाना है। ये बात अपने माइंड में फिट रखनी है कि हमें कितने नियमों का पालन करना है, 2 नियमों का पालन करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अन्यथा देखो हमने 10th क्लास में कैसे किरण आरेख बनाया था वो समझ लेते हैं, फिर देखेंगे हम यहाँ अब कैसे बनाएंगे। देखो थोड़े से बड़े हो गए हैं, 12th में आ गए तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए। तो अवतल दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो अब दिख रहा है, हाँ। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, तो इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जैसे अवतल दर्पण ले लेते हैं, पहली कंडीशन जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखो जब वस्तु अनंत पर है तब 10th क्लास के अकॉर्डिंग पहले चित्र बना लेते हैं। ये ए बी क्या है, अवतल दर्पण है, पी जिसका क्या है, ध्रुव है। तो ए बी अवतल दर्पण, पी जिसका ध्रुव है, जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही हैं, और कहाँ से गुजर गई, फोकस बिंदु से, क्योंकि वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर। क्यों, अरे क्यों होती हैं? थोड़ा सा इस बात तो विचार करना, मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, 12वें चैप्टर में बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर क्यों होती हैं। मैं आपको हल्का सा पॉइंट दे देता हूँ कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र आपके लिए ये भी प्रॉब्लम आ गई कि तरंगाग्र क्या है। तो जो तरंगाग्र हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ लेंगे, जस्ट नेक्स्ट ईयर वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की, उसमें पढ़ लेंगे। तो वहाँ मैं आपको समझा दूँगा, ध्यान रखना इस पॉइंट को, मैं याद भी दिला देना कि सर आप बता रहे थे प्रकाश किरणें जब अनंत पर कोई वस्तु स्थित होती है तो वो समांतर क्यों होती हैं। अगर किसी को अभी आना है तो आप समझ लेना। देखो समझ में नहीं आया तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि एक तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है कि एक तो गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र का मतलब ये है कि जब कोई तरंगाग्र अत्यधिक दूरी तय करता है तो अत्यधिक दूरी पर वह समतल बन जाता है तथा किरण उस समतल तरंगाग्र के लंबवत होती है। इस प्रकार से समतल बन गया और किरण उसके लंबवत, मतलब किरण कैसी हो गई, समांतर हो गई। ये इसका रीजन है, बट ये आपकी समझ में तब आएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे। तो वस्तु अनंत पर स्थित है, आने वाली प्रकाश किरणें कैसी हैं, समांतर है। और समांतर है तो जब गोलीय दर्पण पर आपतित होंगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेंगी, फोकस बिंदु से। तो किरण आरेख कैसे बनाया था हमने 10th क्लास में, इस प्रकार से प्रकाश किरण आई और कहाँ से गुजर गई, फोकस बिंदु से। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो गया, फोकस बिंदु पर। सही है अपना। अरे हम वैसे ही बनाते आए थे, लेकिन अब आप एक बात बताओ, इसमें कितने नियमों का पालन हो रहा है, जल्दी बताओ, इसमें कितने नियमों का पालन हो रहा है। अभी हमने 4 नियम पढ़े थे, उसमें से यहाँ केवल एक ही नियम का पालन हो रहा है। और जबकि रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि हम जब किरण आरेख बनाएंगे तब 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए किरण आरेख बनाना है। बट ये 10th क्लास में वैलिड माना था, लेकिन यहाँ वो आपकी मर्जी है। अब 10th बेस पर वैलिड मानना चाहे तो मान लो, वो आपकी मर्जी है। और बाकी एक दूसरे तरीके से ही बनाएंगे जहाँ 2 नियमों का पालन हो। मैं नोट्स में इसको भी बना दूंगा और दूसरा वो, लेकिन आपको एग्जाम में वो बनाना है जो मैं अभी जिसके जस्ट बाद बनाऊंगा वो वाला, ठीक है। ये आप मान सकते हो, हाँ चल जाएगा, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो इसमें कुछ करेक्शन करना है हमें कि यहाँ 2 नियम लगाने। अभी यहाँ कितने नियम लगे हैं, 1 नियम लगा है।
तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। टाइम वैसे अब लगभग टाइम कंप्लीट होने ही वाला है, तो वो शानदार ट्रिक मैं फिर कल की क्लास में बता दूंगा। तो आप ये जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं, वस्तु कहाँ है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, तो ये सारी चीज़ें आप वो एक उस ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ उस ट्रिक को आप उस ट्रिक से यदि आपने याद कर लिए तो आप ज़िंदगी कभी नहीं भूलोगे। एक बार बस पढ़ना है और वो उस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेंगे। अन्यथा कन्फ्यूज हो जाते, वस्तु कहाँ है तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो वो हम कल की क्लास में बात कर लेंगे। आज तो बस इसको किरण आरेख को बना लेते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास ये क्या है, अवतल दर्पण, और वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो मैंने आपको कहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। तो मैं मुख्य अक्ष के समांतर न ला करके, वो आपस में समांतर होती हैं, ये नहीं कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। जरूरी है कि वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर ही रखें, हम कहीं दूसरी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रख दें, हम तो रख सकते हैं भाई, हम उसको कहाँ रख दें टेढ़ा मेढ़ा, कहीं दूसरी वस्तु, जरूरी कि उसके मुख्य अक्ष पर ही वस्तु आ जाए। तो माना कि वस्तु कहीं इधर उधर कहीं भी रखी है तो आने वाली प्रकाश किरण कैसी हैं भाई, अनंत पर है तो आपस में समांतर है, न कि मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से गोली दर्पण पर आपतित हो गई। तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से नहीं गुजरेगी। आपके माइंड में आ रहा होगा फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। मैंने क्या बताया था, कौन सी फोकस बिंदु से गुजरेगी भाई, जो प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए गोली दर्पण पर आपतित हो वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। अब मैंने कहा है मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ लेके आया हूँ, वो तो देखो ऐसे टेढ़ी सी आ रही है तो फोकस बिंदु से नहीं गुजरेगी। लेकिन ये पक्का है जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो परावर्तन के बाद आपस में जहाँ मिलेंगी वो फोकस बिंदु हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपने अब तक रट्टा लगा रखा है, रट्टा ये लगा रखा है कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। भाई वहाँ मैंने ये कहा था, आपने भी यही पढ़ा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन से फोकस बिंदु से गुजरती है, जबकि ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। वो देख लेते हैं कहाँ मिलेगा, सभी प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जहाँ मिलेंगे वहाँ फोकस बिंदु हो जाएगा। ये बात माइंड में क्लियर हो गई कि नहीं? तो हम इसको कैसे लेके आए हैं, अब देखो दूसरी प्रकाश किरण ले आते हैं। दूसरी प्रकाश किरण को बताओ कहाँ से आपतित करा देते हैं। माना कि ध्रुव पर करा दूँ तो ध्रुव पर करा लेते हैं, लेकिन आएंगी तो समांतर ही। भाई कोई सा भी नियम लगा लो, मैं तो दूसरे नियम से भी बना दूंगा इसको फोकस बिंदु से, लेकिन फोकस बिंदु में पहले पता नहीं है। तो ध्रुव की तो पता है कि ध्रुव कहाँ है, ये ध्रुव है पी, ए भी क्या है, गोली दर्पण है। और ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। देखो भाई जितने कोण पर आई है उतने कोण पर हम क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो ये कहाँ मिल गई, इस बिंदु पर, ये फोकस बिंदु है। तो परावर्तन के बाद देखो जितने कोण पर ये प्रकाश किरण आई है उतने कोण पर चलेगी। कौन से नियम से, मैंने तीसरा नियम पढ़ाया था अभी। तो यहाँ कितने नियम लागू हो रहे हैं, 2। देखो एक तो ये प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष से अगर ये समांतर होती तो वो फोकस बिंदु से गुजर जाती, तो ये वही वाला नियम है फोकस बिंदु वाला। फोकस बिंदु यहाँ से डिस्टर्ब होकर कहाँ गया है, यहाँ गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ वस्तु क्या है, यहाँ वस्तु होगी कोई ए बी, वस्तु यहाँ क्या होगी ए बी। मैं डेड डैश इसलिए बनाया क्योंकि वो अनंत पर है। तो यहाँ कैसी हो जाएगी, देखो ये उल्टी हो गई तो क्या हो गई, यहाँ ए डैश और बी डैश। ए ऊपर है, ए को तो कहाँ कर दो नीचे और बी को कहाँ कर दो ऊपर। तो यहाँ ये प्रतिकिरण आरेख समझ में आया कि नहीं? तो हमने यहाँ 2 नियम लगा दिए। एक तो पहला वाला नियम ये हो गया, और दूसरा नियम देखो, पहला तो नियम ये हो गया ये वाला, और दूसरा नियम ये हो गया। तो ये जहाँ मिलेंगी ये फोकस बिंदु है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर माइंड से निकाल देना इस बात को, बार बार आपके दिमाग में यही बात आ रही हो, नहीं फोकस बिंदु तो मुख्य अक्ष पर होता है। ध्यान रखना फोकस बिंदु बदल सकता है।
जब इंसान एक गिरगिट की भांति रंग बदल सकता है तो फोकस बिंदु भी नहीं बदलने दोगे आप? भाई एक गिरगिट सुसाइड कर गया था, पता है आपको, और सुसाइड नोट लिख के रख गया था, और उस नोट में क्या लिखा था पता है? कि अब इंसानी रंग बदलने के काम आ रहा है, इंसानी रंग बदल लेता है तो इस दुनिया में हमारी क्या ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये किनारे का आप एग्जाम में बना देना। तो देखो यहाँ हमें पता है कि प्राप्त प्रतिबिंब क्या है? उल्टा। स्थिति क्या होगी इसकी? एक तो उल्टा होगा, दूसरी बात वास्तविक, क्योंकि वास्तव में काट रही हैं तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। और अनंत पर वस्तु काफ़ी बड़ी होगी। हम यहाँ से तारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं कि नहीं? और क्योंकि वो अत्यधिक दूरी पर होती है, माना कि वो इनफाइनाइट दूरी है, मानने की बात कर रहा हूँ मैं, तो माना कि वो इनफाइनाइट दूरी है, तो जब इतनी अत्यधिक दूरी से प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है, हमारे रेटिना पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए तो हमें तारे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। भाई तारे में छोटे छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इसका मतलब जो तारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, सूर्य से भी बहुत तारे ऐसे हैं, सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। तो यहाँ क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा है, आपको पता होगा। देखो यहाँ जो हमें प्रतिबिंब निर्माण हुआ है तो वो फोकस, प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पे होगा, एफ पर। प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? एफ पर। देखो फोकस पे प्राप्त हुआ है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब फोकस पर होता है। वास्तव में काट रही है तो वास्तविक होता है, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। तो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरणारेख हो गया और उसकी स्थितियाँ ये हो गई। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं ऑफ कर लेते हैं और बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में मैं इसके लिए एक शानदार ट्रिक बताऊंगा और उससे आपको ये सभी याद हो जाएंगे। तो कल हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, और भी जैसे चिन्ह पर पार्टी नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर ये वो टॉपिक कवर होता है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आपका सिलेबस रनिंग में आएगा यूट्यूब से, तो सभी बच्चे जुड़े रहें यूट्यूब क्लासेस से। और जो भी जूम ऐप पर चल रही है वहाँ भी हम कुछ ना कुछ 3-5 करते ही रहेंगे। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास कल होगी। गुड बाय बच्चों।